नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर और मेरा नाम है किरण मलिक। मैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ यूजीसी नेट कैटेगरी के अंदर। तो अब से आपके एग्जाम दिसंबर 2025 का जो एग्जाम होने वाला है उसमें मोटा-मोटा डेढ़ पौने 2 महीने बचे हुए हैं। सभी तैयारी में लगे हुए हैं जिन्होंने भी फॉर्म फिल किया हुआ है। सभी का एक सेट पैटर्न रहता है तैयारी करने का। यानी कि आपने भी जिन स्टूडेंट्स का पहले नेट निकला हुआ है या जो फ्रेश तैयारी कर रहे हैं, वो सभी प्रीवियस ईयर पेपर या सिलेबस जो रहता है जो कि यूजीसी की वेबसाइट के ऊपर दिया गया निकाल करके तैयारी जरूर करते हैं। बट उसके बावजूद भी कुछ स्टूडेंट्स का जेआरएफ निकल जाता है, कुछ स्टूडेंट्स का 1-2 नंबर से जेआरएफ रह जाता है या कुछ स्टूडेंट्स का फर्स्ट टाइम में इतनी मेहनत करने के बाद भी नेट नहीं निकल पाता है। तो उसके अंदर कहाँ-कहाँ कमियां रहती हैं, उसके अंदर मैं आपको बताती हूँ कि सिलेबस जो यूजीसी नेट की वेबसाइट पे दिया गया है वो पढ़ लेना अच्छी बात है बेसिक प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। बट अगर आपको नेट या जेआरएफ निकालना है तो उसके लिए आपको थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत और इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी। इन डेप्थ स्टडी से मेरा मतलब क्या है? बहुत टाइम से ये एनालिसिस किया जा रहा है बाय मतलब वेरियस स्कॉलर्स हो गए, हम जैसे टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, कि यूजीसी नेट का सिलेबस चेंज होगा। और पिछले 3-4 सालों से अगर आप देखो तो ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूजीसी ने नहीं दिया है कि उनका सिलेबस चेंज होगा। बट उसके बावजूद भी अगर आप पिछले 3-4 सालों के पेपर उठा के देखोगे तो एग्जाम पैटर्न और उसके अंदर ऐसे सब टॉपिक्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए जिनको आप कह सकते हो, या आपने एग्जाम के बाद यूजुअली सुना भी होगा कि मैम ये तो एग्जाम में था ही नहीं, ये मतलब ये तो सिलेबस में था ही नहीं, दिया ही नहीं गया था, ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया था या बहुत करंट पूछ लिया गया था। तो हाँ, ठीक है, यूजीसी ने सिलेबस इंट्रोड्यूस नहीं किया है नया, बट चूंकि एग्जाम के अंदर कट ऑफ लगातार बढ़ती जा रही है, इसी हिसाब से एग्जाम का पैटर्न या एग्जाम का लेवल भी सेट करना पड़ता है। और जैसे जैसे डाटा हर जगह अवेलेबल है, एनटीए भी उतना ही इन डेप्थ क्वेश्चन पूछता है। तो बहुत सारे ऐसे सब टॉपिक्स पेपर 1 के अंदर भी, पेपर 2 के अंदर भी बहुत सारे ऐसे नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एग्जाम पैटर्न इंट्रोड्यूस किया गया है एनटीए के द्वारा, जो आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है। और जो भी स्टूडेंट्स अभी चाहते हैं जेआरएफ क्रैक करना, तो ये बहुत जरूरी है कि इस चेंजिंग पैटर्न के हिसाब से ही आप अपनी प्रिपरेशन करें। और ये जो नए टॉपिक्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं जो शायद आपको सिलेबस देखने पे समझ में नहीं आएगा, बट स्टिल उन टॉपिक्स को फॉलो करना, उनके बारे में पढ़ना, आपके एग्जाम में जो वो एक्स्ट्रा पुश है ना, लास्ट मिनट पुश जो 2 महीने में आपको चाहिए, क्योंकि वो बाकी चीजें तो हर कोई पढ़ लेगा, है ना? तो आप स्मार्ट तभी हो या आप अपना जेआरएफ तभी क्रैक कर पाओगे जब आप इस बदलते सिलेबस के हिसाब से आप अपनी तैयारी करोगे। तो मैं आपको दोनों ही पेपर के बारे में बताऊंगी कि 2024 से या 25 में, जून 2025 में जो पेपर हुआ, ऐसे किस टाइप के नए क्वेश्चंस या किस तरीके के नया एग्जाम पैटर्न था जिसपे आपको अभी दिसंबर 2025 में फोकस करने की जरूरत है। तो आप सभी को पता है, सब फॉर्म फिल कर चुके हो, देने जा रहे हो, तो इतना सबको आइडिया है कि आपका पेपर 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 होता है, पेपर 2। 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में आते हैं और 100 क्वेश्चन आपका जो मेन सब्जेक्ट रहता है उसके अंदर आते हैं। अब पहले तो पेपर 1 की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो पेपर 1 में आपका जनरल पेपर रहता है जिसमें 10 यूनिट्स रहती हैं, ठीक है? तो जो यूजीसी नेट की वेबसाइट के ऊपर सिलेबस दिया गया है पेपर 1 के लिए, उसमें बेसिकली 10 यूनिट दी गई है, ठीक है? टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षक अभिरुचि, जिसमें आपके नॉर्मल सवाल जो है वो पूछे जाते हैं कि आप क्लासरूम में किस तरीके से स्टूडेंट के साथ बिहेव करना है। देन आपका इवैल्यूएशन मेथड्स किस तरीके के होने चाहिए, वो उस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं। देन रिसर्च एप्टीट्यूड, शोध अभिरुचि, जिसमें आपके जनरल क्वेश्चंस आते हैं, है ना, रिसर्च वगैरह से। तो ये तो मुझे लगता है कि ये सिलेबस देख करके सभी स्टूडेंट्स अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, इसमें क्या क्या पढ़ा जा सकता है। बट हमारा मोटिव आज के इस वीडियो का है क्या? हमारा मोटिव है कि अभी क्यों पेपर 1 के अंदर जो पहले बहुत इजी लेवल आता था, शायद 40 क्वेश्चन करना, 38-40 क्वेश्चन करना सबके लिए आसान होता था और थोड़ा सा आप पढ़ लेते थे तो आ भी जाते थे। आज इतना पढ़ने के बावजूद भी आप 38-40 की कट ऑफ या 38-40 मार्क्स क्यों नहीं ठीक करके आ पाते हो? क्यों आप जो वो 80 का क्राइटेरिया, 85 का क्राइटेरिया उसको क्यों नहीं अचीव कर पाते हो? वो उसका कारण है बदलता हुआ एग्जाम सिलेबस। तो इस सिलेबस के अंदर आपको रीड बिटवीन द लाइन्स जरूरत है, ठीक है? तो मैं आपको कुछ ऐसे नए ये चेंज्ड पैटर्न क्वेश्चंस बता रही हूँ जो कि पेपर 1 में पूछे जाते हैं। देन वी विल शिफ्ट टू द पेपर 2 आल्सो। सबसे पहले तो जैसे पेपर 2 आप हर एक सब्जेक्ट का उठा के देखोगे उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, बट पेपर 1 में अभी पेपर
वन के अंदर कंसेप्चुअल चीजों की तरफ, क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ ज्यादा फोकस होना शुरू हो गया। तो जैसे आपके टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड जैसे क्वेश्चंस हैं, जैसे जो यूनिट्स हैं, उसके अंदर क्रिटिकली बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, जो कि आपकी एनालिटिकल स्किल्स को, कैसे आप चीजों को सही गलत के उस पर देख पाते हो, वो एनालिसिस करने के लिए ज्यादा पूछे जाते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन जो अभी हाल ही में जून 2025 के अंदर एनटीए ने किया है, वो है फिल्म्स और मूवी। तो आपकी एक यूनिट आती है कम्युनिकेशन और मास मीडिया करके, ठीक है? तो उसके अंदर मास मीडिया पढ़ते हो, हालांकि बहुत छोटा टॉपिक है, बट अभी एक ये चीज चेंज हो गई है। जैसे पहले होता था हर 10 यूनिट से पांच क्वेश्चन पूछे जाते थे, अभी कम्युनिकेशन वाली यूनिट से ही एक टॉपिक, मास मीडिया बहुत छोटा टॉपिक है, उसी से ही इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो जून 2025 के अंदर बहुत सारे, आप सभी लोगों को पता है, फिल्म और मूवीज के नाम पूछे गए थे। फिल्म और मूवीज के नाम के साथ साथ में किस मूवी को कौन सा अवार्ड मिला है वो पूछा गया था। देन आपको और किस चीज पे फोकस करना है, अभी जो करंट मूवी है, या जो जिन मूवी जो अवार्ड मूवी है, यानी कि जिनको बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स वगैरह मिले हैं, उन मूवी की रेटिंग्स वगैरह आपसे पूछी जा सकती है, प्लस उन्होंने किसने कितना बजट था और कितने किसने बिजनेस किया, ये तरीके के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अब आपको लगेगा कि मैम, अब देखो, अगर आप सिलेबस पढ़ोगे तो सिलेबस में जनरली ये टॉपिक दिया गया कम्युनिकेशन, है ना, संचार। अब संचार में आपको लगेगा कि मैम टीवी दूर, ठीक है, ये बेसिक छोटा सा टॉपिक है, तो जो बच्चा एनालाइज नहीं करेगा, स्मार्ट स्टडी नहीं करेगा, वो क्या करेगा, बस ऊपर ऊपर से कम्युनिकेशन के मोटे मोटे थ्योरीज पढ़ लेगा और उसको लगेगा यूनिट कवर हो गई। और जब एग्जाम में बैठेगा तो जो वो नए तरीके के क्वेश्चन, जो नया सिलेबस के हिसाब से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, वो छोड़ के आ जाएगा, और वही है जो आपको जेआरएफ से पीछे कर देगा। ठीक है? तो ये जो है वो कहने को बहुत छोटा टॉपिक है, फिल्म मूवी, मूवीज किस किस को अवार्ड मिला है, उन मूवीज की रेटिंग, बजट, प्लस एक और इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था जून 2025 में, जो आपके दूरदर्शन पे पहले सीरियल्स आते थे, रामायण महाभारत आता था, उनकी क्रोनोलॉजी पूछ ली गई थी कि कौन सा पहले आता था, कौन सा बाद में शुरू किया गया। ठीक है? तो वो क्रोनोलॉजी, तो इस टाइप के जो मास मीडिया वाला पोर्शन है ना कम्युनिकेशन से, उस पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि वहां से इन डेप्थ बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चंस और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस वहां से आ रहे हैं। प्लस जैसे भैया आप सभी जानते हो कि मॉडर्न जमाना ही ई गवर्नेंस का जमाना है, ई प्रशासन का जमाना है, तो जाहिर सी बात है आईसीटी को पीछे कैसे छोड़ सकते हैं। जब मोदी जी पूरे इंडिया को ही डिजिटल इंडिया बनाने पे तुले हुए हैं, तो वो स्टूडेंट्स को स्मार्ट कैसे नहीं बनाएंगे, उस चीज पे तो फोकस होगा ही होगा। तो पहले जैसे मैंने बताया कि हर यूनिट से पांच पांच क्वेश्चन आते थे, बट अभी आईसीटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ही जो है। ठीक है? तो इसके अंदर आप देखोगे कि जैसे पहले बहुत बेसिक क्वेश्चन आते थे, जैसे वो डेसिमल में चेंज करना आ जाता था। ठीक है? देन उसके बाद में इनपुट आउटपुट पूछ लिए जाते थे, कुछ एक्रोनियम पूछ लिए जाते थे, बड़े बेसिक क्वेश्चन आते थे। अब किस तरीके के डेप्थ, इन डेप्थ क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको सिलेबस में सच कहीं नहीं दिखेगा। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल के जो फॉर्मूलाज आप लगाते हो, आप उसका प्रैक्टिकल यूज, तो ये मैंने देखो लास्ट में लिखा भी है, वर्ल्ड एप्लीकेशन, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के रियलिटी में जिन चीजों को आप अप्लाई कर पाते हो, जो एनालिटिकल स्किल्स होती हैं आपकी, उनके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल जो आप रियलिटी में यूज करते हो, क्योंकि आजकल स्कूलों में, कॉलेजेस में हर टीचर, हर प्रोफेसर इसको इस्तेमाल करना आना चाहिए, ये उसी के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। उनके बेसिक फॉर्मूलाज, उसको अप्लाई करते हुए आपके उसके अंदर जो जो फीचर्स हैं, उन सभी फीचर्स का आपको पता होना चाहिए। प्लस इसके अलावा एक और चीज हो सकता है अभी दिसंबर 2025 में पूछी जाए, इससे रिलेटेड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आपके जितने भी एप्स हैं, चाहे चैट जीपीटी है, परप्लेक्सिटी है, आपके प्लेजरिज्म के टूल्स वगैरह हो गए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो भी टूल्स, जो एप्लीकेशंस है, वो एप्लीकेशन जरूर कर जाइएगा। मॉडर्न मीम्स वगैरह जो है, जैसे आपके ये तो पूछे जाते हैं, ये तो खैर पुराने भी हो चुके हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये कब क्या इंट्रोड्यूस हुआ है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। देन एक और चीज, एजुकेशन वाला जो आपका पोर्शन है ना, एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा प्रणाली, उसमें हम पहले क्या किया करते थे कि कौन सी यूनिवर्सिटी कब एस्टेब्लिश हुई, ट्रेडिशनल एक्ट वगैरह कर लेते थे कुछ, राइट? देन उसके बाद में हम कौन सी यूनिवर्सिटीज बैन हुई है, निर्फ के हिसाब से रैंकिंग वगैरह कर ली, नैक के हिसाब से रैंकिंग कर ली, वो करते थे। बट अभी वहां से करंटली काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं, जो कि आपको सिलेबस में नहीं दिखेंगे, क्योंकि सिलेबस अपडेटेड नहीं है। बट अगेन चीजें तो काफी ज्यादा इंटरवेन हो चुकी, काफी ज्यादा जो है वो इन्वेंट हो चुकी हैं एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी। जैसे 2020 के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी कुछ दिन पहले ही आप देखोगे, लर्निंग एंड आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, जो प्रैक्टिकल स्किल्स वगैरह आपको सिखाता है, उस सिलेबस को कैसे डिजाइन किया जाता है,
कैसे उस पे जो है वो क्योंकि आप जाहिर सी बात है असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे तो उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में भी पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ एनटीए के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो आपको सिलेबस देखने पे समझ में नहीं आएगा, हो सकता है वो आपको पीवाईपी में भी ना दिखे, बट आपको जरूरत है इस तरीके के क्वेश्चन पे और रीड बिटवीन द लाइन्स करके उस शब्द से रिलेटेड जो भी नई इन्वेंशन हुई है, कुछ भी नया इनिशिएटिव, नई स्कीम्स आई है, वो आपको करके जानी पड़ेगी। इंडियन नॉलेज सिस्टम पहले जो है वो ये आपके पुराने जो इंडियन थिंकर्स होते थे उनसे क्वेश्चन नहीं आते थे, बट अभी वो जैसे आप लॉजिक पढ़ते हो, जब लॉजिक वाला एक पोर्शन आता है जिसमें पहले वेन डायग्राम वगैरह आते थे, अल्फाबेट्स एबीसीडी के, इसको डिकोड करके ये लिखा गया तो इसको क्या लिखा जाएगा, इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन आते थे। बट अभी उसके अंदर इंडियन लॉजिक से काफी क्वेश्चन आते हैं। शुरुआत में बड़े बेसिक आते थे, बट अभी जैसे न्याय फिलॉसफी है, जैन फिलॉसफी है, बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, ये सब इंडियन नॉलेज सिस्टम का पार्ट है, भारतीय ज्ञान परंपरा का हिस्सा है। और आजकल क्योंकि जैसी सरकार है उस हिसाब से इन चीजों पे बहुत फोकस किया जाता है, तो आपको उस पे फोकस करना है। सेम वैल्यू बेस्ड करिकुलम, मौलिकता पे आधारित अब हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक पेपर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो इससे रिलेटेड आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से पेपर इंट्रोड्यूस किए गए हैं, वो आपको पता होना चाहिए। एंड उसके अलावा कोई भी नई एडवांसमेंट हुई है किसी भी यूनिट से रिलेटेड, जैसे एनवायरमेंट है, एजुकेशन है, अगर एग्जाम तक होती है तो वो आपको जरूर पता होनी चाहिए। देन एक और चीज, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि इंडियन लॉजिक वगैरह और आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यहां से तो क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। प्लस आपकी जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स इंट्रोड्यूस करती है, तो स्कीम्स एज सच इसमें एजुकेशन के अंदर ही पूछी जा सकती हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड। फिर भी उसके अलावा जैसे ई गवर्नेंस के अंदर जो जो स्कीम्स आती है, डीजी लॉकर आ जाता है आपका, ठीक है, और गवर्नमेंट ने मूक है, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी, तो उसमें ये तो पुरानी स्कीम्स में आपको बता रही हूँ, नई स्कीम्स भी जो इंट्रोड्यूस की हैं वो आपको एजुकेशन मिनिस्ट्री पे मिल जाएंगी, वो स्कीम्स आपसे पूछी जा सकती हैं। प्लस नई नई तरीके की फैलेसीज आ रही है, फैलेसीज पहले बहुत कॉमन और लिमिटेड फैलेसीज होती थी, नए तरीके की फैलेसीज पूछी जा रही है, और ये बड़ी आपकी एनालिटिकल फैलेसीज होती हैं कि आप उनको रट नहीं सकते, आपको उनको समझना ही पड़ेगा। तो ये तो है पहले पेपर का चेंज पैटर्न के हिसाब से। तो अगर आपको जेआरएफ चाहिए तो आपको इन सारे टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपकी मजबूरी है, आप इनको छोड़ के नहीं जा सकते हो, अदरवाइज आप भीड़ में रुल जाओगे और फिर आपका जो वो जेआरएफ हमेशा जो एक दो नंबर से रह जाता है वो रह ही जाएगा। तो आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए हार्ड वर्किंग के साथ साथ स्मार्ट वर्किंग पीपल भी होना पड़ेगा, उस तरीके से आपको जो है वो काम करना पड़ेगा। सो आई गेस ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं, राइट। देन आगे बढ़ते हैं पेपर टू। पेपर टू के अंदर जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ, मैं उसका बताऊंगी, आप अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हो। हर एक पेपर का मुझे लगता है कि इसी तरीके का पैटर्न रहता था कि हर यूनिट से 8-10 क्वेश्चन पहले आया करते थे, बट अभी एक मेजर चेंज एनटीए ने क्या किया है, एक तो यूनिट का जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था उसको खत्म कर दिया। तो पहले अगर आप बहुत अच्छे से 5-6 यूनिट्स कर लेते थे और बाकी यूनिट्स को अगर ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ लेते थे तो आपका एग्जाम क्रैक करना बहुत आसान होता था। तो एक तो वो बहुत चीज चेंज हो गई है। अभी जैसे अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूं, जाहिर सी बात है इंटरनेशनल रिलेशंस, एक तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति जहां से 26 क्वेश्चन थे, एक आपका जो इंडियन पॉलिटी है, जो भारतीय संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां से 22 क्वेश्चन। तो अगर आप देखो एनालिसिस करो, 10 क्वेश्चन तो वैसे कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं, और इन्हीं 2 यूनिट ये जिसकी अच्छी हैं तो वो बहुत अच्छे से एग्जाम निकाल सकता है। तो अभी ऐसा हो गया कि आप किसी भी यूनिट को ऐसा सोच के ड्रॉप नहीं कर सकते हो कि इससे तो क्वेश्चन आते ही नहीं है। पहले तो आपको मैंने जैसे ग्राफ बनाया हुआ है, 2023 से के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 2024 के हैं एंड देन जून 2025 के हैं। तो किस तरीके से आपका शिफ्ट हो रहा है और कौन सी यूनिट का वेटेज लगातार जो है वो बढ़ रहा है। तो एक तो आप इंडियन पॉलिटी हो गया, फॉरेन पॉलिसी, ये इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, ऐसे आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर एनालिसिस कर सकते हो और उस हिसाब से उन यूनिट पे ज्यादा फोकस कर सकते हो जिनसे अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक मेजर चेंज यहाँ पे क्या किया गया है, दैट इज चेंजिंग पैटर्न ऑफ क्वेश्चन टाइप्स। तो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो काफी चेंज हो गया है। पहले क्या होते थे, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी आते थे, ये पहले पेपर में भी होता था। अब वो क्वेश्चंस बिल्कुल ही नहीं आते। कंसेप्चुअल क्वेश्चन पेपर 1 में तो आते हैं, पेपर 2 में कंसेप्चुअल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे जाते क्योंकि दे आर रनिंग शॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। तो वो क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डीप फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये अगर आप ग्रीन ग्राफ देखोगे तो ये है फैक्चुअल क्वेश्चंस का। प्लस जैसे मैंने पेपर 1 के अंदर आपको बताया कि सब टॉपिक्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं जो आपको शायद सिलेबस देखने पे समझ में नहीं आएंगे, ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट के अंदर पेपर 2 के अंदर भी कुछ कुछ सब्जेक्ट टॉपिक्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस का बता सकती हूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर बहुत ज्यादा वॉर ट्रीटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं किया गया।
ऐसे ही दूसरे देशों, करंट में किस देश के अंदर कौन से इलेक्शन हुए, कौन सी पार्टी, कौन मेंबर किस पार्टी से बिलोंग करता है, उस तरीके के क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं जो कि आपका यूनिट नंबर 4 से बिलोंग करते हैं। तो आपको अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर वो देखना पड़ेगा, और वो सब टॉपिक्स, मतलब कहने को सिलेबस नहीं चेंज हुआ है, बट फिर भी सिलेबस में बहुत कुछ चेंज हो गया है। ठीक है, तो वो आपको स्मार्ट वर्क के साथ एनालाइज करना पड़ेगा अगर आप जेआरएफ क्रैक करना चाहते हो। यहाँ पे मैंने पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चंस हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, वो मैंने पिछले कुछ सालों का एनालिसिस करके यहाँ पे लिखा है। तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा आ रहे हैं, असर्शन रीजन एकदम खत्म हो चुके हैं। देन क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं, ये पेपर 1 में भी है कि आपको कालक्रम में लगाना है हर एक चीज को। तो ये सारी चीजें फैक्चुअल हैं, तो आपको अपने पेपर सेकंड के हिसाब से उस तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर आपको तैयारी करने में प्रॉब्लम आ रही है तो टेक्स्ट बुक आपके साथ में है, एंड ये सारी क्रोनोलॉजी, फैक्ट्स, कंसेप्चुअल क्लैरिटी सब आपको टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। तो जो भी दिसंबर को टारगेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए तो क्रैश कोर्स अवेलेबल है ही। इसमें एक और फैसिलिटी है कि आप दिसंबर तक की जो भी क्लासेस हो चुकी हैं, उन सबके नोट्स भी आपको मिलेंगे क्रैश कोर्स के साथ साथ। देन जाहिर सी बात है, जून 2026 को टारगेट कर रहे हो तो अभी एनरोल कर लीजिए, क्योंकि लास्ट मंथ में 2-3 महीनों में तैयारी करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। सो जून 2026 के ऊपर भी डिस्काउंट है टिल दिसंबर 2026, यानी कि नेक्स्ट दिसंबर के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हो तो भी आपको सेल प्राइस में डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कूपन कोड है किरण मलिक, ठीक है, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करेंगे, ये कूपन कोड डालने से ही आपको सेल प्राइस विजिबल होगा। सेम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, तो ये भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेरी इजीली लिंक मिल जाएगा। एंड जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों, उसके फायदे क्या हैं कि आपको नया कंटेंट और नए नए जो आपके सब्जेक्ट्स की वीडियोस होती हैं उनके रिकमेंडेशन, फ्री कंटेंट आपको यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। ठीक है, और प्लस अगर आप डाउट सपोर्ट चाहिए अगर आपको, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और क्लासेस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट वाज इट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। एंड ये पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस की टाइमिंग है 5 बजे, यूट्यूब ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। That was it. Thank you so much, students, and best of luck to all of you for your December 2025 exam.